तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर हैविंग ड्यूअल नेचर, दैट इज पार्टिकल नेचर एंड द वेव नेचर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक्स ने किस तरीके से डिफाइन किया, कैसे एक्सप्लेन किया, और उसके बाद जो है किस तरीके से स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देता है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो हमको स्टडी करना है आज, राइट। तो वेलकम बैक, दिस इज अंजलि मैम, डिवाइन लर्निंग सेंटर ऑनलाइन बैच। हम लोग आज कवर करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। अगेन लास्ट सेकेंड वीडियो है, इसके बाद एक फाइनल वीडियो आएगा। आज हमने ये देखना है सबसे पहले कि प्लैंक्स जो था उसने क्या थ्योरी दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैक्सवेल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो टॉपिक्स को मैक्सवेल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। किसने एक्सप्लेन किया? प्लैंक्स ने किया, वो फेलियर्स में आ गया था। तो हमें पता है कोई भी मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम यहाँ से ऐसी वेवलेंथ वाली वेव भेजेंगे जिसकी जो एनर्जी होगी वो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उससे ज्यादा होगी, ताकि ये जो एनर्जी है एच न्यू वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक भी घसीटे और उसके बाद यहाँ से बाहर भी निकाल दे। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इंसिडेंट फोटोन आ रहे हैं यहाँ पे, ये फोटोन्स है ना, वेव इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, उसके पास तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू है ही, लेकिन अब जो ये एनर्जी है, जो यहाँ से ये टोटल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को लगेगी यहाँ से बाहर आने के लिए, एक तो ये इसको धक्का मारेगी तो ये कुछ वर्क फंक्शन करेगा, वो वर्क फंक्शन भी क्या है, एक तरीके की एनर्जी ही है, वो क्या होगी, एच न्यू नॉट ले लिया हमने। क्यों न्यू नॉट? ये वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मतलब वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए ताकि उसको धक्का मिले वहां से, वो वहां से निकल जाए, प्लस उसके बाद कुछ एनर्जी मिलेगी जिससे वो क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/2 mv² प्लस एच न्यू नॉट, है ना, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू 1/2 mv² प्लस एच न्यू नॉट। ये एच न्यू नॉट यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 mv² हो जाएगा। दोनों में एच कॉमन, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब हमें पता है एनर्जी जनरली हम नेगेटिव नहीं लेते, वैसे ले सकते हैं, एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर म्यू ज़्यादा है म्यू नॉट से, अगर म्यू नॉट से ज़्यादा है तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो पॉजिटिव आ गई है, इसका मतलब कि एनर्जी जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, मतलब जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आ रही है वो फ्रिक्वेंसी इस इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। लेकिन अगर म्यू जो है वो छोटा हो गया म्यू नॉट से, तो इस केस में कोई भी इजेक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? चल नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज एविडेंसेस फॉर द क्वेंटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, राइट। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो क्वेंटाइज्ड है, वो जो लेवल्स हैं वो अलग अलग लेवल्स है, उसका प्रूफ क्या है कि वो वैसे थे। तो वहां से कहानी शुरू हुई। सबसे पहले ये समझ लो कि अगर कोई बॉडी है वो रेडिएशंस को इमिट कर रही है, लेकिन उसमें से निकलने वाले सारे रेडिएशंस की अगर वेवलेंथ सेम है, ऑल हैव सेम वेवलेंथ, तो ऐसे सोर्स को या ऐसी रेडिएशंस को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस। वहीं अगर कोई बॉडी है जिसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ निकलती है, रेंज ऑफ वेवलेंथ निकलती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक। जैसे सन में से कितने रेडिएशंस निकल रहे हैं, मल्टीपल रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो इट इज अ पॉलीक्रोमेटिक वेवलेंथ है, वो सब है ना रेडिएशंस है। तो सनलाइट को जब मैं प्रिज्मा में पास कराती हूँ तो हम सबको पता है कि 7 कलर्स मिलते हैं, हमको मिलते हैं, राइट। विबग्योर मिलता है ना विबग्योर, ये खाली विजिबल रीजन की बात है ऑफ कोर्स, क्योंकि वही विजिबल होगा हमको। तो विबग्योर मिलता है हमको कब, जब मैं एक रेडिएशन को, सनलाइट के रेडिएशन को पास कराती हूँ किसमें से, प्रिज्म में से, तो वो 7 कलर्स में बढ़ जाता है। तो ऐसा सिर्फ सोलर स्पेक्ट्रा में होता है। सोलर स्पेक्ट्रा मतलब द स्पेक्ट्रम गिवन बाय सनलाइट। एटॉमिक स्पेक्ट्रम थोड़ा डिफरेंट होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो कंसिस्ट होता है 2 डिफरेंट प्रोसेसेस से, जिसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।
क्या होते हैं दोनों, जरा देखते हैं हम ये दोनों क्या भाई क्या भला है। तो इमिशन और आपका है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। सी इमिशन वर्ड का ही मतलब क्या होता है, कुछ इसमें से क्या होगा, इमिट होगा। अब इसमें से इमिट जो हो रहा है वो कैसे होगा, तो पहला यहाँ तो आप हीट कर दो, जो भी सब्सटेंस में से रेडिएशन हमको निकालना है उसको हम क्या करते हैं, हीट कर दें। कैसे हीट करें, वेरी स्ट्रांगली हीट करो भाई, हल्की फुल्की हीटिंग से तो कुछ नहीं होगा, है ना। सेकंड, अगर हम एक काम करें, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लें, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो गैस को लो प्रेशर पे फिल कर दें और इलेक्ट्रिक करंट उसको पास करा दें, राइट, तो इससे भी हमें इमिशन मिलेगा। तो इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इमिट करा सकते हैं। जब ये रेडिएशन इमिट होते हैं ना बच्चों, जब ये रेडिएशन इमिट होते हैं ना, तो इमिट होने के बाद ना आप इसको स्पेक्ट्रोग्राफ से नोटिस करते हो कि इसमें से क्या निकला, इधर एक स्पेक्ट्रोग्राफ लगा दिया जाता है और ये देखा जाता है कि ये कंटिन्यूस नहीं है। सोलर स्पेक्ट्रा इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कि वेव मिली और कंटिन्यूसली मिल गई रेडिएशंस। आपका इमिशन स्पेक्ट्रा इज नॉट कंटिन्यूस, कभी होगा कभी नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट और वो एक बैंड्स के फॉर्म में सामने वाले में नजर आता है। चलो इसी को समझने के लिए हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमको बताएगा कि किस तरीके से लाइन स्पेक्ट्रा इमिशन स्पेक्ट्रा में दिखने को मिलती है, कैसी लाइंस देखने को हमको मिलती है, राइट। चलो बड़ा इजी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले क्या करना है, हमको एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लेना है बच्चों, ऑफ कोर्स। वो डिस्चार्ज ट्यूब को हम क्या कर रहे हैं, कैथोड एनोड लगा रहे हैं, लो प्रेशर पे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हाइड्रोजन गैस को फिल कर देंगे। इसमें से रेडिएशन निकलेगा, उसको एक स्लिट की प्रोसेस से, देखो उसको एक स्लिट की प्रोसेस से, यहाँ पर हमने ये वाली प्रोसेस की है, स्लिट की प्रोसेस से प्रिज्म में ले जाऊंगी। प्रिज्म में क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे एक हमने स्क्रीन लगाई है, यहाँ पे अलग अलग लाइंस मिल रही है मेरे को। ये जो लाइंस मिल रही है ना, सबसे पहले ये जो लाइंस है इनको कुछ नाम दिए गए। क्या नाम दिए गए इनको, सबसे पहला नाम दिया गया लाइमन सीरीज। क्या नाम दिया गया, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज किसको बोला गया, जो अल्ट्रा वायलेट थी, वायलेट के भी ऊपर थी, ठीक है। फिर आपको बाल्मर सीरीज मिली, उसको हम बोलते हैं क्या, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में सब आ गए, विबग्योर पूरा आ गया आपका, राइट। फिर आपकी आती है पाश्चन, जिसको हम इंफ्रारेड बोलते हैं। फिर आती है ब्रैकेट। अब देखो इंफ्रारेड हैज अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, तो उसको भी उन्होंने 3 पार्ट्स में बांट दिया। पहले पार्ट को इन्होंने बोला पाश्चन, सेकंड को इसने बोला ब्रैकेट और थर्ड को इसने बोला पिफंड। तो इस तरीके से ये इन लोगों ने नेमिंग्स कर दी, किसकी, बैंड की। देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये है, देखो क्या होता है यहाँ पर, जब हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पर ना इस तरीके से आपको लाइंस के बैंड्स मिलते हैं, लाइंस मिलती हैं। तो इन लाइंस को इन्होंने नाम दे दिया, क्योंकि ये कुछ अल्ट्रा वायलेट रीजन है, अल्ट्रा वायलेट रीजन को इसने पूरा लाइमन नाम दे दिया, पूरा ये अल्ट्रा वायलेट जो है वो लाइमन है। फिर विजिबल रीजन आया, विजिबल रीजन को इसने बाल्मर नाम मिल गया, राइट। जो इंफ्रारेड रीजन था वो बहुत बड़ा था, तो उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया। लोअर वेवलेंथ्स को पाश्चन बोला गया, मिडिल वंस को ब्रैकेट बोला गया और थर्ड वंस को पिफंड बोला गया। तो दीज आर द नेमिंग्स, उन्होंने नेमिंग कर दी इसकी, राइट। अब बाल्मर ने एक रिसर्च करी, देखो ये सब साइंटिस्ट है, जो आप सब नाम सुन रहे हो ना, बाल्मर, पाश्चन, ये सब साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे थे, उन्हीं के नाम पे ये सब नेम्स रख दिए जाते हैं। जैसे नहीं कोई नेता बहुत अच्छा काम कर देता है तो चौराहा उसके नाम पे आ जाता है, वैसे ही रिसर्चर्स में साइंटिस्ट के नाम पे आ जाते हैं। तो बाल्मर ने ये फाउंड किया कि अगर आपको किसी की भी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो एक सिंपल रिलेशन उसने दिया, वो रिलेशन था 1/वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एक वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो नंबर था ना, ये कांस्टेंट उसने डिराइव कर दिया। उसने बोला 1/वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 109876। याद करने का तरीका है 10876 और 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। बाल्मर ने ये एक एग्जाम्पल एक फॉर्मूला डिराइव करके दे दिया कि आप n
जो यहाँ पे n है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4, मतलब ये जो सीरीज का लेवल है ना, इट इज 1 2 3 4, तो इसमें से आप कुछ भी रख सकते हो। तो उसने पहली वाली को 2 पे डिफाइन कर दिया, बाकियों को उसने बोला n अलग रख दिया। तो ऑफकोर्स n कहाँ से शुरू होगा बच्चों, 2 से 3 से ही शुरू होगा, क्योंकि 1/2 माइनस 1/2 तो 0 हो जाएगा, तो वेवलेंथ कुछ विजिबल ही नहीं है। तो उसकी एक कंडीशन थी कि ये जो शुरू होना चाहिए वो स्टार्ट होना चाहिए 3 से, है ना। तो यहाँ पे 3 रख दोगे आप तो कुछ आ जाएगा, 4 रख दोगे तो कुछ आ जाएगा। बाल्मर की एक ही यहाँ पे ड्रॉबैक रही कि उसने खाली विजिबल रीजन के लिए फॉर्मूला दिया। आगे चल के रेडबर्ग ने इसी को कॉपी किया और इसी के फॉर्मूला में से एक नया फॉर्मूला बनाया जो सभी ही रीजन के लिए वैलिड होता था, और इसको बोला गया रेडबर्ग इक्वेशन। उसने इक्वेशन दी सेम, 10 9 8 7 6 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे उसने बोल दिया n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 और n2 1 से लेके इन्फिनाइट तक अब कुछ भी हो सकता था। तो इमिशन स्पेक्ट्रम जो है मॉलिक्यूल्स का, उसको बॉन्ड स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। सिमिलरली वी विल नाउ स्टडी अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो क्लास 11th में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। हमें पता है कुछ रेज जो है वो एब्जॉर्ब होंगी, एब्जॉर्ब होने के कारण यहाँ पर फ्रेम पर कुछ डार्क लाइंस देखने को आपको मिलेंगी, राइट। इसका डायग्राम कैसा होता है वो समझ लो। क्या होता है, हमको क्या करना है, सनलाइट पास करानी है एक स्लिट से। यहाँ पे एक सॉल्टी मैंने वाटर ले लिया NaCl, जिससे कुछ ये रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ बची हुई रेस को वो यहाँ भेजेगा। हम प्रिज्म में से उसको निकालेंगे और एक बैंड यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस का बैंड आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर विबग्योर जैसी राइज नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे बैंड्स मिलेंगे डार्क D1 D2 जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, उनकी कुछ अपनी वेवलेंथ्स होंगी जो उस विबग्योर रीजन से अलग होंगी। इसीलिए हमें ये पता चलेगा कि जो डार्क लाइन्स है दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो हमने ड्यूअल नेचर पे आने के बाद मैक्सवेल प्लैंक पढ़ा, प्लैंक ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ किया, वो पढ़ा। जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस तरीके से डिफरेंट होता है सोलर स्पेक्ट्रम से, उसमें इमिशन और हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा। इमिशन का एग्जांपल है हाइड्रोजन और सोडियम स्पेक्ट्रम, जो कि आपको 11th क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिटेल में था। वहां से हमने बाल्मर की इक्वेशन विजिबल के लिए क्या आई वो पढ़ी, और किस तरीके से रेडबर्ग ने वो ही इक्वेशन बाकी सारे रीजन्स के लिए भी दी वो भी पढ़ी। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि बोहर ने फाइनली क्या पोस्टुलेट्स दिए और उसके क्या ड्रॉबैक्स आए और फाइनल एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा दिखा। सो फाइनली बोहर मॉडल ऑफ एटम। क्या लगता है बोहर के बाद कोई और एटम का मॉडल नहीं आया? आया। बोहर के भी शॉर्ट कमिंग्स थे। उसके बाद फाइनल एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था। वो पढ़ने के लिए बोहर ने क्या बताया, क्या इसके शॉर्ट कमिंग्स थे, वो जानने पड़ेंगे। सबसे पहले ये वो थ्योरी है जिसने ना खाली ये अकाउंट किया कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो देता है एटम, साथ ही साथ ये भी बताया कि एटम कभी भी कोलैप्स नहीं होगा। पता है ना, रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स में था कि घूमते 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 न्यूक्लियस में ही आ गया इलेक्ट्रॉन और कोलैप्स हो गया। सबसे पहला इसने ये बताया। दूसरा, इसने रदरफोर्ड को मॉडिफाई किया बाय द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, जिसने मैक्स प्लैंक ने दिया था। तो क्या क्या पोस्टुलेट्स थे? पहला पोस्टुलेट था कि मैसिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी एनर्जी को वो उस टाइम पे रेडिएट नहीं कर रहा है, वो स्टेशनरी स्टेट में घूम रहा है। पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट उसने ये दिया, क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसको हम एक स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, उसका उस स्टेट की एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास अपनी अपनी ऑर्बिट की एनर्जी होती है। वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी अपनी एनर्जी है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी उससे ज्यादा है, थर्ड की उससे ज्यादा है, और इन एनर्जी लेवल्स को उसने K L M N एक्सेट्रा से डिनोट किया। और साथ ही साथ जो एनर्जी का रिलेशन बोहर ने दिया वो दिया कि किसी भी लेवल पे एनर्जी कितनी होगी, वो होगी 2 पाई स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर होगी, राइट। अब भाई ये सब इसमें क्या है इतना सारा, तो वो सब जानते हैं अपने
कि जो हमने फॉर्मूला लिखा अभी, हमने फॉर्मूला लिखा जो अभी, वो क्या लिखा कि En 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m n स्क्वायर h स्क्वायर। इसमें बाकी सब क्या है, तो z तो एटॉमिक नंबर है, m और e मास और चार्ज है ना, k h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए उसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, तो जो En हो जाएगा वो हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर 1 स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू 1 हो गई, e की पावर 4 m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। इधर हमको सब कुछ पता है। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट एनर्जी लेवल की अगर बात नहीं करें कि अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फर्स्ट में सेकंड में है, तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में चार्ज मास सब कुछ फिल कर दूं, तो जो En है उसकी वैल्यू आती है -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल मोल इनवर्स, ये आती है भैया, है ना। तो ये जो वैल्यू आती है ये बोहर ने दी थी, लेकिन यहाँ पर बस बात ये हो गई कि वो खाली हाइड्रोजन तक ही बता पाया। चलो नेक्स्ट पोस्टुलेट पढ़ते हैं उसका। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है उसने रेडियस भी बताई हमको, उसने रेडियस का भी रिलेशन दिया, साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि कौन सा ऑर्बिटल कंसिडर किया जाएगा कि वो एटम के स्ट्रक्चर में आता है, वही कंसिडर किया जाएगा जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो 4/h पाई के इंटीजर मल्टीपल में होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, NH अपॉन 2 पाई, और वहीं से सब वैल्यू पुट करके अगर r की वैल्यू निकाली जाए तो इट इज n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z। तो ये रिलेशंस हैं, कैसे याद होंगे, कुछ रिलेशन तो रटने पड़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट उसने ये बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसको एनर्जी मिलेगी, तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाएगा। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो E2 से E1 में कब आ जाएगा, जब वो एनर्जी इमिट कर देगा। और ये जो इमिट और एब्जॉर्प्शन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, दिस इज द डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस जो उसने नेक्स्ट अपने उसमें बताया। तो ये 5 पोस्टुलेट्स बोहर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और यहीं से बोहर की अचीवमेंट्स आई कि उसने एटम स्टेबल है ये भी बता दिया, और उसने ये बता दिया कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बिल्कुल करेक्ट था। लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का हमने पढ़ा ना अभी, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर आता है नीचे की तरफ आता है, n की वैल्यू, किसी भी n की वैल्यू से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके लास्ट पे आ जाए n = 1 पे, तो उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन n2 पर आ जाए, है ना, कहीं से भी आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज बोलते हैं। जैसे 3 से 2 पे आ सकता है, 4 से 2 पे आ सकता है, 5 से 2 पे आ सकता है, 6 से 2 पे आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 से 1 पे आ सकता है, 3 से 1 पे आ सकता है, 4 से 1 पे आ सकता है, 5 से 1 पे आ सकता है। सिमिलरली अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पे आ जाए, 5 से 4 पे आ जाए, 5 से 3 पे आ जाए, 6 से 3 पे आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट चेन। तो किसी भी एनर्जी लेवल से वो किस एनर्जी लेवल तक गिरता है उससे पता चलता है कि हमको सीरीजेस मिल रही है। बोहर ने एनर्जी का एक फॉर्मूला भी दिया हमको रेडबर्ग की तरह। उसने ये बोला कि एनर्जी En2 - En1 = h न्यू। यहाँ से न्यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी En2 - En1 अपॉन h। रेडबर्ग की इक्वेशन कितनी थी, 1/λ, और वेव नंबर = रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट, 109,876 1/n1 स्क्वायर - 1/n2 स्क्वायर, यही है। अब बोहर के कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थे बच्चों। बोहर के शॉर्टकमिंग्स जो कि अगर हम बात करें तो बोहर ने स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम नहीं बताया। उसने ये बताया कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा अच्छे से डिफाइन किया उसने, लाइमन, पास्चन, बार्मल पूरा डिफाइन किया। क्या डिफाइन नहीं किया, अगर उस एटम के पास 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तब कैसा लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। बोहर ने ये तो सजेस्ट कर दिया कि ऑर्बिट सर्कुलर है, लेकिन उसने साथ में ये भी बोल दिया कि वो प्लेनर है, जबकि ऑर्बिटल प्लेनर नहीं है, वो 3D होते हैं, राइट।
शेप ऑफ मॉलिक्यूल और कौन सी केमिकल रिएक्शंस अंदर हो रही हैं वो बारे में भी बोहर ने नहीं बताया। उसने ये बताया कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको डिनाई किया हेजनबर्ग ने। उसने बोला किसी भी एक पॉइंट पर आप ये इम्पॉसिबल है कि उसका मोमेंटम और पोजीशन दोनों निकाल लो, किसका, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, है ना। आप एक टाइम पर एक ही चीज कैलकुलेट कर सकते हो। उसने रिलेटिव इंटेंसिटीज के बारे में बात नहीं की। उसने जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होगा और इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा होगा एटम के ऊपर, इसकी बात नहीं करी। साथ ही साथ उसने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का स्ट्रक्चर भी अच्छे से डिफाइन नहीं किया। तो ड्रॉबैक बोहर के भी आ गए। उसको कवर किया किसने, सोमरफेल्ड मॉडल ने, जिसको हम लोग बोहर सोमरफेल्ड मॉडल भी थ्योरी भी बोलते हैं। जैसे बोहर ने क्वांटम नंबर दिया n KLMN, वैसे ही सोमरफेल्ड ने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दिया जिसको k से डिनोट करते हैं, जिनके बीच का एक रिलेशन है n/k। साथ ही साथ उसने ये भी बोला सोमरफेल्ड ने कि जो एटम है वो सर्कुलर नहीं है, इट इज अ इलेप्टिकल मॉडल, इलेप्टिकल शेप होता है इसका, जिसमें एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस होती है। न्यूक्लियस मेजर एक्सिस के किसी एक साइड पे प्रेजेंट होता है और जो n होता है वो आपका मेजर एक्सिस की लेंथ होता है, k जो होता है वो माइनर एक्सिस के रेशो के इक्वल होता है। तो n/k इज इक्वल्स टू मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस का रेशो होता है। तो इस तरीके से सोमरफेल्ड ने एक नया मॉडल दिया जो इम्प्रूव्ड मॉडल था किसका बोहर का, जिसको बोहर सोमरफेल्ड थ्योरी भी बोलते हैं। तो फाइनल जो मॉडल एटम का निकलते हुए आ रहा था वो दैट वाज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें सबसे पहले शुरुआत करी डी ब्रॉगली ने। उसने बोला इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के साथ साथ वेव भी मानना स्टार्ट करो, उसके दोनों नेचर है। उसने एक इक्वेशन भी दी जिसको हम डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं बच्चों, जिसका मतलब है λ/mv। ठीक है, ये प्रूफ भी हो सकता है। कैसे प्रूफ हो सकता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन को प्रूफ कैसे करें हम, हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है hν, ये हमको प्लैंक ने ऑलरेडी दे दिया था। लेकिन साथ ही साथ म्यू जो है वो c/λ है, तो E इज इक्वल्स टू hc/λ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन ने हमको एनर्जी की इक्वेशन दी है mc²। तो दोनों ही एनर्जी को अगर मैं इक्वल प्रूफ रखती हूँ तो इट इज hc/λ इज इक्वल्स टू mc²। एक स्क्वायर से एक c कट जाएगा, इट इज h/λ इज इक्वल्स टू mc। तो λ इज इक्वल्स टू h/mc। और c क्या है, c क्या है बच्चों, तो c कोई भी हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। अभी हमारे लिए पार्टिकल है तो लैम्बडा कितना हो जाएगा, h/mc से c को हम वो वेलोसिटी ले लेंगे तो h/mv हो जाएगा, राइट। और mv क्या है, मोमेंटम है। तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। किसी का मोमेंटम जितना ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, राइट। तो अब यहाँ पर डी ब्रोगली ने ये तो बताया कि उसकी वेवलेंथ है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है जो एक ही जगह पे घूमे, अब वो वेव है। मतलब न्यूक्लियस के आसपास जो आपका ऑर्बिट है उसमें वो ऐसे वेव की तरह घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, वेव की तरह घूम रहा है। मतलब किसी भी सर्कमफरेंस में 2πr में n नंबर ऑफ वेवलेंथ हो सकती है, जितने इलेक्ट्रॉन उतनी वेवलेंथ हो जाएगी, या जितने आपके ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे वो अब देखो बात यहाँ पर आ गई कि ये ऑर्बिट है, लेकिन फिर ये क्या है, ये वो रेंज है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। तो ये इसको बोला गया ऑर्बिटल। तो KLMN जो हमको ऑर्बिट्स बता रहे थे, अब SPDF आ गए जो हमको ऑर्बिटल्स बताएंगे। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्बिटल की बाउंड्री नहीं होती, मतलब वो उस रेंज में कहीं भी हो सकते हैं, वेव फॉर्म में तो वो कहीं भी हो सकते हैं, तो अब मैं बाउंड्री नहीं बता सकती। तो यहाँ से ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट भी शुरू हुआ और वेव का कंसेप्ट भी शुरू हुआ। अभी ऑर्बिटल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ से जो लैम्बडा की वैल्यू आई वो आई 2πr/ni, राइट। लेकिन अभी तो मैंने लैम्बडा की जो वैल्यू पढ़ी वो पढ़ी h/mv। तो मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं, h/mv इज इक्वल्स टू 2πr/n। और यहां से अगर मैं बात करूं यहां से मैं ले लूं nh इज इक्वल्स टू 2πmvr। तो mvr की यहां से वैल्यू क्या आएगी, n h/2π, यही आई
NH/2 और NH/2 की अगर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था कि H/2 टाइम्स होना चाहिए उसकी रेडियस, याद है? तो ही वो उसमें आएगा। बोहर ने पोस्टुलेट दिया था तो वो यहीं कहीं ना कहीं प्रूव भी हो गया। और यही साथ ही साथ H/2 का कंसेप्ट हेजनबर्ग ने भी हमको बताया कि हम किसी की पोजीशन और हम किसी का मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते, ये हेजनबर्ग ने बोला। और मैथमेटिकली उसने रिलेशन दिया कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू H/2। ये रिलेशन मैथमेटिकली दिया और साथ ही साथ ये भी बोला कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मोमेंटम और पोजीशन आप एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। वहीं से फिर आई वेव थ्योरी, किसकी? आपके एटम की वेव थ्योरी आई। अब एटम वेव फॉर्म में तो उसके सब पार्टिकल्स भी वेव फॉर्म में मान लिया, इलेक्ट्रॉन को वेव फॉर्म में मान लिया। वहां से श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जो बिल्कुल आप लोग को समझ में आने वाली नहीं है। ये जो साई है ना, इट्स एम्पलीट्यूड, कितनी वेव जा रही है आपकी, तो वो एक्स एक्सिस में भी जा सकती है, वो आपकी वाई एक्सिस में भी जा सकती है। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई इज द एम्पलीट्यूड। देन वो जेड एक्सिस में भी जा सकती है। साथ ही साथ एक कांस्टेंट उन्होंने दिया 8π² mh² EV, जहां पे इज इक्वल्स टू साई इज इक्वल्स टू 0 रखा। ये जो इक्वेशन इन्होंने दी, ये इक्वेशन में m मास है, E एनर्जी है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, सब कुछ है। ये जो साई है ना बच्चों, यहाँ पे ये साई, ये जो डिफरेंशिएशन है साई का, इसकी बहुत सारी वैल्यूज होती है और सारी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होती। सिग्निफिकेंट वैल्यूज को हम ईगन वैल्यूज भी बोलते हैं। ये जो साई है, इसका स्क्वायर और साई का स्क्वायर, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, इसका मतलब होता है कि ये हमको क्या बता रहा है? ये हमको बता रहा है कि उस पूरे एम्पलीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी कहाँ पर है। और यहीं से पता चला इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज है कि वो वेव में कहीं पर भी हो सकता है। ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिट है, तो यहीं से ऑर्बिटल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ऑर्बिटल, राइट। तो ऑर्बिटल में भी डिफाइंड एज द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। यहां पर ध्यान से देखो तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में मैंने डिफरेंस लिखा है। ये सर्कुलर पाथ होता है, ये 3D स्पेस होता है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। ये शेप में सर्कुलर होता है, इसको हम SPDF में पढ़ेंगे, जिसका शेप डम्बेल, डबल डम्बेल, स्फेरिकल, कैसा भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास एक कांस्टेंट फेज में घूमता है, ये बताता है। और ये बताता है कि उसमें वो XYZ किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और इसके बाद खाली एक टॉपिक बचा कि अब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा समझ में आ चुका है। अब आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किस टाइम पर कहाँ है। तो एटम के अंदर कौन कौन सी चीजों को डिफाइन किया गया, उसको बोला जाता है क्वांटम नंबर्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट लेक्चर होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताओ, शेयर करो, सेव करो। थैंक यू सो वेरी मच।